डेनमार्क का प्रेसिडेंट तो पहुंच गया व्हाइट हाउस मीटिंग करने के लिए, और उधर पहले पुतिन ने दावा ठोक दिया कि ग्रीनलैंड हमारा है। तो वहां पे बहुत खिचड़ी पक गई, अब तो कई दावेदार आ गए। 100% पहले तो दोनों के विदेश मंत्री ग्रीनलैंड के और डेनमार्क के पहुंच गए ना, क्योंकि डेनमार्क की जो सरकार है उन्होंने पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है ग्रीनलैंड को। सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस जो है वो डेनमार्क के पास, बाकी सब कुछ वो खुद करते हैं। अपना पार्लियामेंट वगैरह है, अपना प्राइम मिनिस्टर है। तो अभी क्या है कि वो वहां पहुंच गए, किस लिए? क्योंकि ट्रम्प ने कहा ये मैं लूंगा, और वो नेटो का नाम लेके, कि नेटो आज के दुश्मन नेटो के रूस और चाइना है। जो यूक्रेन में भी हो रहा है वो रूस और चाइना का नाम लेता है। जो वेनेजुएला में हो, बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा, वेनेजुएला क्या बोला था? वेनेजुएला के कौन दोस्त हैं? रूस और चाइना। वो तेल लेते हैं उससे। हर जगह रूस और चाइना का नाम लेता है, ताकि अमेरिकन लोग ना रूस को पसंद करते हैं ना चाइना को पसंद करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़ा शातिर खिलाड़ी है। ये नहीं कह रहा कि भारत के लिए अगेंस्ट मैं कर रहा हूँ, या मैं नाइजीरिया क्या कहना, नाइजीरिया में तो बम बम फेंकाया था कि वहां पे वो घूम रहे हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो मार रहे हैं क्रिश्चियंस को। वो नहीं बोलेगा, ना बोलेगा मैं मंगोलिया के अगेंस्ट करूँ, ये बोलेगा मैं रूस और चाइना के। जहां जहां रूस और चाइना का इंटरेस्ट है वहां मैं ठोकूंगा। मैम इसकी जो स्ट्रैटेजी है ना, जिसको हम जियो स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये बड़ी होशियार है। जहां इन दोनों देशों का कोई दबदबा हो सकता है, मैं वहां ताइवान में चाइना ने कहा कि मैं हड़प करूंगा, रूस ने कहा मैं समर्थन करूंगा, ट्रम्प ने कहा आओ तुम्हारी मजाल मैं देखता हूं कैसे करूंगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां ये देशों का नाम लेता। अब जो व्हाइट हाउस में वो पहुंच गया, जाने वो गया है कहने कि देख टाइगर, एक अग्रीमेंट हम साइन करते हैं, और मेरी बात मानिए अग्रीमेंट होगा। क्या अग्रीमेंट बनेगा? कि ग्रीनलैंड को हम 100 साल के लिए या 10,000 साल के लिए हम वो लीज पे दे रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका सब कुछ वहां पर चलाएगा। अब वो ग्रीनलैंड वाले कहते हैं जी पहले तो आप हमें आजादी दो फिर हम फैसला करेंगे। अरे ट्रम्प परवाह करता है ये नाइसिटीज, लीगल्स जो इश्यूज हैं, परवाह करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परवाह करता है। और पता क्या होगा? वो एक 90 साल का बुजुर्ग है, वो गुटरगू, जो सेक्रेटरी जनरल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो फिर उठेगा, बोलेगा मेरे बहुत फिक्र है, आई एम वेरी कंसर्न, सो जाएगा। फिर से हर बात में आई एम वेरी कंसर्न, उससे आगे तो कुछ कह नहीं सकता बेचारा, ना पैसा है, ना फौज है, ना अकल है, ना कुछ है, वो बोलता रहता है ये चीज। सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट एन अग्रीमेंट बनेगा बिटवीन अमेरिका और डेनमार्क कि ग्रीनलैंड आपका है, क्योंकि हमारे बस में नहीं है उसकी सिक्योरिटी। अच्छे शब्द लगाएंगे, हमारे बस में नहीं है उसकी सिक्योरिटी करना एक्सेट्रा। आप सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि आर्कटिक रीजन जो है वो सारे नेटो कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर रूस उसको हड़प कर ले तो फिर हमें बहुत तकलीफ होगी। अब रूस कह रहा है कि ये मेरा एक्सेट्रा। रूस का इंटरेस्ट इस समय, जो रूस की ताकत है, उसको यूक्रेन चाहिए, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। बार्गेनिंग चीन होगी। 100% तो हो गया, फैसला हो गया, तो अलास्का में फैसला हो गया था। टाइगर यूक्रेन तेरा। लैटिन अमेरिका जो मॉनरो डॉक्ट्रिन होती थी पुरानी, 200 साल पुरानी, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प कहता है डॉनरो डॉक्ट्रिन, कि ये इलाका मेरा है। उसे बहुत, जेम्स मॉनरो ने बड़ा स्पष्ट किया था 200 साल पहले कि ये जो लैटिन अमेरिका है, पश्चिमी हेमिस्फीयर, ये मेरा है, और अगर यूरोप यहाँ घुसा मैं ठोकूंगा। बाकी यूरोप, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में जो करता है करो, वो आपका इलाका है, वहां पे कुछ नहीं कर, यहाँ पैर मत रखना। अब चीन घुस रहा था यहाँ पे, और कुछ और यूरोपियन देश घुस रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज अर्जेंटीना के साथ दोस्ती कर रहे थे, ब्राजील के साथ, तैसी की तैसी। मैं बता दूं, अब सब पीछे हट गए कि यार इसका गुस्सा हमसे सहा नहीं कर। सर ईरान के मामले में क्या हो रहा है? ईरान में 800 लोगों को फांसी देने मैं का आपको दावा बता देता किया हूँ, था। हाँ, मैं वहां पहले बता दूं, वो कह रहे हैं कि हम फांसी नहीं देंगे। बिल्कुल भरोसा मत करिए, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर है ये लोग। तो हाँ, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को घुमाने के लिए ईरान इस तरह की बातें नहीं, करे ताकि हमला ना नहीं, हो? टाइम बाइंग टैक्टिक है। दुनिया को बताने के लिए कि देखिए जी, इसको एक गुस्सा था कि मैं फांसी दे रहा, मैं तो फांसी नहीं दे रहा, फिर मुझ में क्यों हमला कर रहा। लेकिन ईरान साहब, आज तक आप जो करते आए, अरे इजराइल से क्या दुश्मनी है आपकी? बेटा इनका एक होता था फॉर्मर प्रेसिडेंट, आजकल तो शायद जेल में है, अहमदीनेजाद। मैं जानता हूं उसको, मिला हुआ था, काफी देर तक हमने बात की। और मैंने ये भी उनसे पूछा था कि महामहिम, आपने ये क्यों ऐलान किया है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है इस धरती पर, मिटा दो उनको। बोला मेरा कहने का मतलब था कि इजराइल को जुडिशियल तरीके से जीने का अधिकार नहीं है, इन रियलिटी वो जी सकता है। ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस। जो गुस्सा था इजराइल के आगे सवाल, फिर मैं दूसरा पूछा, मैंने कहा वो तो आपसे 1800 किलोमीटर दूर है, अगर आपका पड़ोसी होता तो मैं समझ सकता हूँ, ये क्यों? उसने कब हमला आपके ऊपर किया था?
तो कहने लगा नहीं पता है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। तो आप कब से पहरेदार बन गए इस्लाम के? वो अपने आप को फंसता गया और जो आर्ग्यूमेंट्स वो कर रहा था। फिर उसके बाद जो वहां पे मीटिंग में चेयर कर रहे थे मुझे इशारा किया कि राजदूत अब आप खामोश हो जाइए क्योंकि इसके पास जवाब देने को नहीं है। अब उसकी समस्या हो गई है सरकार के साथ, अली खमेनी की सरकार के साथ, और शायद जेल में है या हाउस अरेस्ट में, कुछ ऐसा है। तो ये चीज जो है कि ईरान को सारी दुनिया कहती है कि तू क्यों पंगा ले रहा है मिडिल ईस्ट में, तू बैठ, जो कुछ करना है वहां तेरे पास तेल है, तेरे बड़ी अच्छी कैवियर, मछली के अंडे बड़े अच्छे बनते थे, मैं आई यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ दैट, आजकल तो नहीं बनाते वो, रूस से भी आते थे, ईरान से भी आते थे, वो सब जो है अब खत्म हो गया। चुप कर, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर, दोस्ती कर। ये कहां तेरे में जुनून आ गया है? क्योंकि बेटा थोड़ा सा मैं इतिहास का आपको जल्दी से बता देता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। शाह ईरान को जब निकाला था 1978 में, 79 में वो गया, 78 सितंबर के महीने में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे अगेंस्ट द शाह। क्यों? कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आप तो चोर हैं, आप भ्रष्ट हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, कोर्ट में जो उसके चमचे थे, सारे फौज जो थे, सारा पैसा तो ये हड़प कर लेता है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे पास घर नहीं है। जब हम आपसे विकास के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं धर्म, इस्लाम को पेट में डालो, या जो कुछ बकवास करनी थी वो करता था। उस वक्त जब ये मूवमेंट इसके अगेंस्ट चली तो लोगों ने, ईरान के लोगों ने कहा कि यार ये शाह जो है, ये हमें तो इस्लाम के बारे में बात करता है लेकिन है टोटली एंटी इस्लामिक। जो चीजें करता है, शराब पीता है, ये करता है, वो करता है। तेहरान से टेल अवीव इजराइल तक डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी, अमीर ईरानी जाते थे वहां के नाइट क्लब्स और बार्स में घूमने फिरने के, सबने इजरायली सहेलियां बना रखी थी। इट वाज वेरी ओपन सोसाइटी। जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ 78 में, तो शाह की सीक्रेट पुलिस अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स में बैठकर, अमेरिकन हथियार लेकर 10,000 प्रदर्शनकारियों को मार दिया, हवा से गोली चला रहे थे, और उसको कहते हैं ब्लैक फ्राइडे। फिर गुस्सा इतना आया, 1 साल के बाद शाह आउट। अब जब ये खमेनी साहब आए कि शाह तो एंटी इस्लाम था, वो तो बड़ा गंदा आदमी था, जो गुस्सा लोगों का था शाह के अगेंस्ट, उसको ट्रांसफर कर दिया अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल। ये बड़ी होशियारी से उन्होंने किया। फिर इराक ने उन पे हमला किया, करते गए, उसके बाद कई बार प्रदर्शन हो गए। तो मेरा मानना बेटा ये है कि इस समय, क्योंकि ईरान हर जगह दखल दे रहा था, ये तो अजीब सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका, पढ़ते थे कि रूस वहां पे दखल दे रहा है, वो कौन सा ग्रुप था उसका, वैगनर ग्रुप, वो भी वहां उछल कूद कर रहा है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि ईरानियन भी वहां पे हथियार भेज रहे थे। अरे यार, तेरा वेस्ट अफ्रीका से क्या ले? लेकिन कहना चाहता था कि मैं भी महाशक्ति हूँ। शाह के टाइम में तो कहते थे कि मैं दुनिया की तीसरी महाशक्ति हूँ। पहले अमेरिका, फिर सोवियत संघ, उसके बाद ईरान। अमेरिका से हथियार खरीदता था मैं, मुझे एक अमेरिकन जनरल ने बताया, जो अमेरिका ने बनाए तक नहीं थे, उसके लिए भी पैसे दे देता था, क्योंकि उसके पास तेल का बहुत पैसा था। तो अमेरिका बड़ा खुश था कि वापस लाओ, हम तेल आपसे खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो पैसे मुझे वापस करो। तो ये उसका ऑब्सेशन था। अब मुल्ला लोगों का ऑब्सेशन ये है कि शाह का जो ड्रीम था कि ईरान बहुत शक्तिशाली बने, वही ड्रीम उनका भी है, लेकिन वो धर्म के आधार पर करना चाहते थे। शाह जो था, उसके दूसरे आइडियाज थे। तो बेटा अब जो है मुल्ला जो कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज के कारण एक भी उनका दोस्त नहीं है। चीन है, रूस है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर अमेरिका ने हमला किया, एक सिपाही नहीं भेजेंगे। ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब दुनिया को बता रहा है कि देखो जी, ट्रंप को बोलो मुझ पे हमला ना करे, ट्रंप मुझसे नाराज था, इसलिए मैंने तो उसकी बात मान ली, मैंने तो उसके बूट भी पॉलिश कर दिए, मैंने तो उसके लिए भोजन भी बना दिया, क्यों मेरे पीछे पड़ा? ट्रंप बोलेगा नहीं। ग्रीनलैंड की स्थिति जैसे नॉर्मल हो जाए। और बेटा एक चीज इस आदमी के बारे में मैं कह सकता हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, ये बहुत जल्दी चलता है। ये नहीं है कि ग्रीनलैंड की डिस्कशन 15 साल चलेगी, जैसे हमारा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट दोनों आ रहे हैं रिपब्लिक डे पे एस चीफ के। वो तो 20 साल से हमारी बातचीत उनसे चल रही है। तो ये इतना नहीं करेगा, ये तो 1-2 हफ्ते के अंदर चलिए खत्म, आ रहे हैं पार। और अगर डेनमार्क नहीं माना और ग्रीनलैंड नहीं माना, तो ये जाके बैठ जाएगा, क्या करेंगे? और वो नेटो बेवकूफ है। वो मैक्रोन कहता है मैं 15 लोग भेज रहा हूँ, और वो ब्रिटेन का स्टार वॉर, स्टारबक्स जो कि उसका बेवकूफ नाम है, वो 10 लोग भेज रहा है। अरे अमेरिका से पंगा लोगे? तुम्हारा दिमाग सही है? ये चीजें जो हैं दिखाने के लिए होती है अपने लोगों को, जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, और नेटो पे ये हो जाएगा। नेटो अगर नेटो जिंदा रहना चाहता है तो अमेरिका रहेगा वहां, नहीं तो जिस दिन अमेरिका गया, नेटो कूड़ेदान में चला जाएगा, इतिहास के कूड़ेदान में। सो दिस इज द पॉलिसी नाउ। ईरान जो मर्जी
कहे मैं सब कुछ मान जाऊंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं व्हाइट हाउस में जाके गिड़गिड़ाऊंगा, ये मानेगा नहीं। ये ठोकेगा जब तक ईरान इजराइल के जीने के अधिकार को स्वीकार नहीं करता, और वो नहीं करेगा।